मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र लेकर के हम लोग आए हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डेली बाय डेली क्लास करते हुए हम लोग इसको कवर अप करेंगे एग्जाम की नजरिए को देखते हुए, क्योंकि अब एग्जाम को सिर्फ मात्र अब ये सितंबर चला गया, तो अब इसमें से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो देखा जाए तो हम लोग के पास मिनिमम 3 महीना है। बेसिकली है तो 4 महीना, लेकिन 3 महीना है। इन 4 महीनों में 1 महीना आप पर्व, त्योहार, दोस्ती यारी, मेहमानी, खाने पीने में आप लगा दीजिए। तो आपको इन 3 महीनों में ही आपको पूरा एकदम जी जान लगा देना है, ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला पाए। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहला है कि विद्युत आवेश ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, समझिए। ऐसा पदार्थ जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए सुनिए, ऐसा पदार्थ जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, देखिए विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। दोनों चीज का यहाँ पर, एक विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकता है और उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा जितने समय तक प्रवाहित होता है। देखिए, किसी चालक, अचालक पदार्थ नहीं, कुचालक पदार्थ नहीं, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा जितने समय तक प्रवाहित होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को हम लोग क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश को हम लोग किससे सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। तो इसलिए आवेश बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा कि विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा किसी चालक में, किसी परिपथ में कितने समय तक बहेगा, तो विद्युत धारा गुना समय कर देना है। तो यहां से आवेश को क्यू बोलेंगे, विद्युत धारा को आई बोलते हैं, समय को टी, तो क्यू बराबर आई टी। इसको आप डिब्बा में इसको भर देंगे, गोला लगा देंगे इसको। अब देखिए आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की मात्रा क्या क्या हो सकता है, ये बोर्ड के एग्जाम में ये पूछता है कि आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होगा। इन सारी चीज को देखिए। आवेश का मात्रक समझिए, यहाँ पर आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड या कूलाम होता है। जो आपका ये होता है एसआई मात्रक, आपको ये किसमें, एम्पियर सेकंड में या फिर कूलाम में होता है। देखिए एम्पियर सेकंड कैसे, क्योंकि विद्युत धारा को हम लोग किसमें मापते हैं, एम्पियर में, और समय को हम लोग किसमें मापते हैं, सेकंड में। तो इसलिए एम्पियर सेकंड हो गया, और या तो एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर सेकंड। 1 एम्पियर सेकंड, 1 कूलाम किसके बराबर हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकंड के बराबर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक था, उसी कूलाम नामक वैज्ञानिक के हम लोग इज्जत प्रतिष्ठा के लिए उसके नाम को आगे चलते रहे, तो उन्होंने ही अपने नाम पर क्या दिया था, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम डिनोट किया गया था। आवेश का सीजीएस मात्रक, देखिए ये आपका एसआई पद्धति में हो गया, और ये सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में आपका क्या आ गया, स्टेट कूलाम होता है। आपका क्या होता है, ये आवेश का सीजीएस मात्रक जो सीजीएस पद्धति में जो रहेगा उसका मात्रक क्या रहेगा, स्टेट कूलाम रहेगा। अच्छा, 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू कितना, 1 स्टेट कूलाम, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, 1 स्टेट कूलाम किसके बराबर होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। 1/3, देखिए 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ये होता है। चलिए अब यहाँ 2-3 पॉइंट हम लोग नोट करके लिखे हैं, नोट में समझिएगा यहाँ पर कि नोट में पहला पॉइंट में आवेश का सबसे छोटा मात्रक स्थिर विद्युत इकाई ईएसयू स्थिर विद्युत इकाई ईएसयू या फ्रैंकलिन एफआर होता है। समझिएगा, ये ईएसयू जो है, चाहे तो ईएसयू कहिए, स्थिर विद्युत इकाई कहिए, या फिर फ्रैंकलिन कहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैंडर्ड यूनिट। तो फ्रैंकलिन तो नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो 1 कूलाम इक्वल टू, 1 कूलाम कितना होगा, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, या फिर 3 × 10⁻9 ईएसयू के बराबर होता है। देखिए अभी हम लोग ने क्या निकाले हैं, 1 कूलाम। अभी कूलाम को स्टेट कूलाम के टर्म में लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। यदि 1 स्टेट कूलाम निकालना रहेगा तो हमको यहाँ से 1 स्टेट कूलाम निकालना रहेगा। यहाँ से देखिए 1 स्टेट कूलाम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे, 1/3 इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 × 10⁻9 हो जाएगा ये,
ये कूलम हो जाएगा। देखिए 1 स्टेट कूलम आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 1/3 तो रहेगा, लेकिन 10⁻9 को ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ये कूलम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमने वही लिखे हैं, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 गुना 10⁻9 कूलम, और यहाँ पर भी वही आया 1/3 गुना 10⁻−9 कूलम, या फिर 1 ESU कह लीजिए उसको। 1 स्टेट कूलम की जगह में 1 ESU कहिए। 1 ESU भी किसके बराबर होगा, 1/3 गुना 10⁻−9 कूलम के बराबर होगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, दूसरा पॉइंट में, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम होता है, ये इसके बराबर होता है। 1 फैराडे के लगभग किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम होता है। तो ये जो की पॉइंट है, आपको इस की पॉइंट को याद रखना है। चलिए अभी देखते हैं कि आवेश की विमा क्या होगा, विमा को समझते हैं। देखिए आवेश की विमा, ऐसा ही मतलब तो हो गया। अब देखिए आवेश की विमा, इन सारे पॉइंट को कॉपी कलम के साथ आपको नोट करते चलना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, नोट करते चलिए। एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डेली बाय डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही वीडियो अपलोड होगा। देखिए चूंकि क्यू बराबर हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्यू बराबर आई टी। विमा हमको निकालना है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भर दिए करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में जिसका विमा निकालना उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। तो आई का मात्रा क्या होगा, आई का जो बीमा होता है आपको, ये होता है कितना, ए एम्पियर, ए समय का टी, ए टी। जो आवेश का आपको ये हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, वो डायमेंशनल फॉर्मूला उसका क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एटी हो जाएगा, क्यू बराबर एटी। इन जो सीजीएस पद्धति में मात्रक हुआ, एसआई पद्धति में मात्रक हुआ, जो कूलम का वैल्यू है, इन सारी चीज को आप याद रखेंगे। इसके बीमा भी याद रखेंगे, इसके बीमा भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इसको। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि आवेश के बारे में, आवेश की थोड़ा जन्म कुंडली को समझते हैं, आवेश की हिस्ट्री को समझते हैं कि सबसे पहले आवेश कैसे उत्पन्न हुआ था, आवेश की खोज कैसे हुआ था। तो आवेश जो है ये 600 ईसा पूर्व में जो ग्रीस देश के जो वैज्ञानिक थे, थेल्स ने एम्बर नामक पदार्थ, एक एम्बर नामक पदार्थ था, पीला कलर का होता है वो एम्बर नामक पदार्थ में उसने ऊन से रगड़ने के बाद वो देखा गया कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। थेल्स ने सिर्फ यही बताया कि वो जो एम्बर नामक पदार्थ को यदि ऊन से रगड़ा जाए तो वो छोटे छोटे कागज को अपनी ओर क्या कर लेता है, वो आकर्षित कर लेता है। लेकिन एम्बर को यूनानी भाषा में ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एम्बर को यूनानी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वहीं से ये इलेक्ट्रॉन शब्द निकल के आया। तो एम्बर को क्या कहता है यूनानी भाषा में, इलेक्ट्रॉन कहता है। बात यहां तक रुकने वाली नहीं थी। तो 1600 ईस्वी में जो एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, 1600 ईस्वी में एक गिलबर्ट नामक, कितने ईस्वी में, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने, उसने सोचा क्या कि हम एम्बर के जगह में किसी दूसरे पदार्थ को ले लेते हैं, जैसे कांच को ले लेते हैं, एबोनाइट को ले लेते हैं, और उसके बाद कई तरह के पदार्थ को लेकर के वो उसने सल्फर को भी लिया था। उसने एक्सपेरिमेंट किया कि वही चीज उसको रगड़ने पर किसी ऊनी कपड़ा से, किसी रेशम कपड़ा से वो रगड़ा, तो रगड़ने पर देखा गया कि वो हल्के पदार्थ को अपनी ओर क्या कर लेता है, वो आकर्षित कर लेता था। कौन, जैसे कांच को हमने रेशम के कपड़ा से क्या किए, उसको रगड़ दिए। रगड़ने के बाद वो फिर क्या कर रहा था कि जो अपने हल्के पदार्थ था, जैसे कागज का टुकड़ा हो गया, किसी भी जो हल्के पदार्थ था, उसको क्या कर लेता था, अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। तो इससे वो निष्कर्ष निकला कि यदि हम किसी भी पदार्थ को यदि हम उसको रगड़ रहे हैं तो उस पर एक आवेशित हो जाता है, आवेश पैदा हो जाता है, चार्ज पैदा हो जाता है, तो जिसके कारण वो अपने छोटे पदार्थों को, छोटे छोटे टुकड़े को, अपने हल्के हल्के पदार्थों को क्या करता है, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यहां तक वो आवेश के बारे में तो बता चुका था, लेकिन अब यहां तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि कौन धनावेशित है, कौन ऋणावेशित है। तो तब बात निकल के आता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, जैसे ये कांच की छड़ है, ठीक है, एक ये भी कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को यहाँ पर लटका दिया। लटकाने के बाद तो इसको जब रेशम की कपड़े से रगड़ा गया तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज पैदा हुआ होगा, ठीक है। रेशम की कपड़ा से इसको रगड़ा गया तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज पैदा हुआ होगा, ठीक है, चार्ज पैदा हुआ। फिर दूसरी ही सेम कांच को तो वो रेशम के ही कपड़ा से रगड़ा गया, तो जब रेशम के कपड़ा से ही रगड़ा गया तो तब दोनों कांच को संपर्क में लाया गया। दोनों कांच को जब संपर्क में लाया गया तब देखा गया कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, प्रतिकर्षण कर रहा था। ये इसको इधर ढकल रहा था, ये इसको इधर ढकल रहा था। बात यहां तक रुकने वाली नहीं थी। तो फिर उसने क्या किया कि एक एबोनाइट के छड़ को, किसको, एबोनाइट के छड़ को क्या किया कि इस बार रेशम की कपड़ा से नहीं, इस बार क्या किया, वो बिल्ली की खाल से, बिल्ली की चमड़ा से क्या किया, इसको रगड़ा, आवेशित किया। रगड़ने पर इसमें पाया गया कि बिल्ली की जो रगड़ने पर ये क्या हो गया कि इसमें नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा था।
क्या पैदा हो रहा था, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर भी ये क्या हो गया, सेम एक एबोनाइट को दोनों से एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, तब दोनों पर नेगेटिव जो सेम चार्ज पैदा हुआ था, तब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाया गया, तो तब ये भी क्या कर रहा था, रिपल्सन कर रहा था। तब यहां तक उसने देखा कि हमने एक को रेशम की कपड़ा से ये किया रगड़ा, हमने एक को खाल की बिल्ली की खाल से रगड़ा, तब हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। तब यहां तक क्या किया कि अब इसको कांच की छड़ को और एबोनाइट को दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगा, आकर्षण करने लगा, दोनों एक दूसरे को क्या करने लगा, आकर्षण करने लगा। ये भी ये था, ये छड़ था, ये कांच का छड़ था, ये कांच का छड़ था और ये एबोनाइट का छड़ था, एबोनाइट था ये, ठीक है। ये कांच है और ये क्या था, ये एबोनाइट था, एबोनाइट। तो इस पर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ था, इस पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ था। तब इन दोनों एक दूसरे के संपर्क में लाया गया, तो तब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण करने लगा। तो यहीं से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि एक पर धनावेशित होता है और एक पर ऋणावेशित होता है। तो चार्ज इसका मतलब कितने प्रकार का होगा, चार्ज कितने प्रकार का, विद्युत आवेश कितने प्रकार का बताइए, विद्युत आवेश के प्रकार, हेडिंग डालेंगे विद्युत आवेश के प्रकार। अच्छा, विद्युत आवेश के कितने प्रकार होगा, विद्युत आवेश के दो प्रकार, विद्युत आवेश के कितने प्रकार, दो प्रकार, एक धनावेश, कौन सा आवेश, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते हैं, दूसरा ऋणावेश, ऋणावेश है ना, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋणावेश। अच्छा, धनावेश अब किसको कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता हो, ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है वो धनावेश पदार्थ कहलाता है। और ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया तो वो धनावेश, और ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, अधिकता, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऋणावेश कहलाएगा। तो इसको आप यहां से नोट कर सकते हैं, जहां तक आपका था। तो ये आप अपने कलम कॉपी निकाल करके इसको नोट कीजिए, ठीक है। डेली बाय डेली आपको वीवीआई टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा बोर्ड की एग्जाम की नजरिए को देखते हुए, ताकि आप फिजिक्स में 90+ मार्क्स स्कोर कर पाए।